स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को नए प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ के नाम का अनावरण किया। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं। इनका नाम है सेवा तीर्थ, एक सेवा तीर्थ और दूसरा सेवा तीर्थ। उनमें से पीएमओ हैं, वहीं कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ में एनएससी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और ये ऑफिस जो है पहले अलग अलग जगहों पर थे। बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने तारिक रहमान को गर्मजोशी से बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस जीत को बांग्लादेश की जनता का उनके नेतृत्व पर अटूट विश्वास बताया। पीएम ने आगे लिखा कि संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान का हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेशी लोगों के भरोसे को दर्शाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा और दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अरब देशों और अरब संघों के राजदूतों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने भारत अरब साझेदारी को और मजबूत बनाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही उन्होंने द्वितीय भारत अरब विदेश की मंत्रियों की बैठक को सफल बनाने के लिए सक्रिय समर्थन और सहयोग के लिए सभी राजदूतों का आभार व्यक्त किया है। दोनों पक्षों ने बैठक के सकारात्मक परिणामों की सराहना की है और अपने अपने देशों के नागरिकों के पारस्परिक हित में कार्यकारी कार्यक्रम को तेजी से लागू करने की सहमति जताई है। वक्त तो चला है ब्रेक का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही हुई। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन रखा। कार्यवाही के दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए आपको दिखाते हैं। राज्यपाल जी के भाषण पर इस सामान्य सदन में जो चर्चा हुई, इस चर्चा का जवाब देने के लिए मुझे आपने अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी माननीय सदस्यों का। पूरी चर्चा में 92 माननीय सदस्यों ने, जिनमें 60 सत्ता पक्ष के और 32 नेता प्रतिपक्ष में, प्रतिपक्ष के 32 माननीय सदस्यों ने पूरी चर्चा में भाग लिया है। यह सार्थक चर्चा ही हमारे लोकतंत्र की और संवाद की सबसे बड़ी ताकत है। और विधायिका के इस मंच का उपयोग इस संवाद के लिए करने के लिए सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इसमें रुचि ली, इस पूरी चर्चा में भाग लिया। प्रतिपक्ष का है तो विरोध में बोलेगा ये, लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया और खासतौर पर दलीय नेताओं ने भी इस पूरी चर्चा की गरिमा को आगे बढ़ाया है। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, ये वर्ष के शुरुआत में
किसी भी सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का अभिभाषण। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल यहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई थी और कार्यक्रम के बारे में ऐसा नहीं कि अचानक कार्यक्रम थोपा गया हो। दलीय नेताओं की बैठक में भी और कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात पर चर्चा होती है कि आगे का हमारा बिजनेस क्या होगा। उस सब के बावजूद संवेद सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल का जो आचरण था वह न केवल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख का अपमान था बल्कि मातृशक्ति का भी एक अपमान था। आप अभी सनातन की बात कर रहे थे। सनातन धर्म के जो सबसे बड़े व्याख्याकार हैं वह महर्षि वेदव्यास हैं। वेदों की परंपरा को जिन्होंने लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, उन्होंने मातृशक्ति की उपमा किस रूप में की है। मैं पांडे जी आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आप एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण हैं, वयोवृद्ध हैं। इस पूरे सदन में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में हैं, उम्र में भी अनुभव में भी, उनमें से आप हैं, इसलिए आप कम सम्मान करते हैं और इसलिए आप जो बात बोलते हैं वो व्यवहारिक बात बोलते हैं। आपकी जो बात थी वो किसी को बुरा भी नहीं लगती है। अलग विषय है कि आपका और संजय निषाद में इस समय क्यों किस बात को लेकर रंजिश चल रही है। और लगता है कि आपकी पोखरी का भी ठेका करके आ गया लगता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा, उनका कालखंड आज से 5000 वर्ष पहले था और सचमुच जब 5000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी तब भारत में दुनिया की एक विकसित सभ्यता थी। यानी आज की दुनिया जब सभ्यता की बात कर रही है और जब आज की दुनिया सभ्यता की बात कर रही थी, तब भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा था, राह दिखा रहा था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं। हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मां की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। और किस प्रकार का आचरण आप लोगों का इस सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान था और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था।
अचानक नहीं हुआ था। यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि यह अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर लिया है। विकास के मुद्दे हों, सुरक्षा के मुद्दे हों, वेलफेयर के मुद्दे हों, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी, 2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार के विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या 1 करोड़ 6 लाख उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपए की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य जरूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़कर के उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना ही दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का, संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहां पे प्रस्तुत करने का है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजें अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है
कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है। अरे आपकी सड़क बन गई है, आप चकाचक करिए, वजन कम कर लीजिए तो सड़क में गड्ढे कम पड़ेंगे। टेंडर हो गया हो कि काम होने जा रहा है, सब वो आज ही बोल देंगे तो फिर परसों क्या बोलेंगे। आपकी सड़क बन गई है, अभी भी आप जो है वही कर रहे हैं, लेकिन सड़क में गड्ढे आपके कारण ही ज्यादा पड़े हैं। वजन कंट्रोल करिए आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। महोदय, आज प्रोजेक्ट अलंकार, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, मल्टीपर्पज हॉल, पेयजल और इसके अंतर्गत अन्य जो योजनाएं हैं, ये सभी हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। और विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए भी आज प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक पॉलिसी बना दी गई है। निजी क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय बनाना चाहेगा, आज लगभग 52 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में भी बन चुके हैं। एक मंडल, एक विश्वविद्यालय, इस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। जहां नहीं थे वहां नए विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं और उसमें भी हम लोगों ने कार्य किया है। रिजल्ट, एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना, औद्योगिक निवेश को बढ़ाने का परिणाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है। 84,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था आपके समय में, वह बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचा है। लगातार वह बढ़ रहा है और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप कुछ बातें आपने कही और हम लोग उस दिशा में आगे यद्यपि बोलना नहीं चाहते थे और हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि इस पे हम लोगों को बहुत बोलना पड़े। आपने बहुत सारी चीजें यहां पर कही हैं और बहुत सारी चीजों को तो आपने स्वयं ही उसको कंट्राडिक्ट भी किया है। पैरामेडिक्स के बारे में भी हमने यहां पे आपके सामने कहा है, अन्य विधायक निधि के बारे में भी आपने कहा है, अन्य चीजों के बारे में भी कहा है। लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने पहले भी कही कि और क्यों समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है अनावश्यक रूप से, यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा,
जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। ऋग्वेद, इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ये इसका मंत्र है। क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका मंत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं। कोई भी साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है। यही उपनिषदों का उद्घोष भी है। सामवेद तत्त्वमसि, यानी उस आत्मा के बारे में तू ही वह है, यानी जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग